everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट. एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है क्योंकि आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर ये टॉपिक आपको एक बार में समझ में आ गया तो बिलीव मी कि आप एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारा एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. सो देखिए, यूनिवर्सिटी को खुद भी इतना आइडिया है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वो खुद ही एग्ज़ाम्स को अगर पोस्टपोन करना होगा या उसको रीशेड्यूल करना होगा तो वो खुद ही करेगी. तो अब इसके लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए. लेकिन अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन यही है कि आपके एग्जामिनेशन होने हैं तो उस पर ही फोकस करिए. क्योंकि अगर MCOM के स्टूडेंट्स से बात करूँ तो आपको एग्जामिनेशन में गैप नहीं मिला है ना. तो जो भी इधर उधर की न्यूज़ चल रही है उनसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे. तो अगर एग्जामिनेशन आगे बढ़ जाते हैं या फिर आपको पेपर्स में गैप मिल जाता है, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा. बट अभी जो आपके पास टाइम है इसको यूटिलाइज करिए, इसको वेस्ट मत करिए. ठीक है, तो चलिए अब अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है. तो देखिए, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक लेवल तक इन्वेंट्री या फिर स्टॉक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हमने अननेसेसरी स्टॉक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है तो उससे भी नुकसान है, और अगर हमने स्टॉक्स को कम रखा है अपने पास तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है. ठीक है, कैसे? अगर हमारे पास स्टॉक्स ज़्यादा हैं, मतलब हमारे पास जो इन्वेंट्री है बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, आपके जो फंड्स हैं वो ब्लॉक्ड रहेंगे. फंड्स ब्लॉक्ड रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो लिक्विडिटी है उस पर अफेक्ट आएगा. ठीक है, और आपकी जो डिमांड है वो भी चेंज होती रहती है. कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता रहता है. मार्केट आपकी स्टैटिक नहीं है, मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर. इससे क्या होगा कि आपके हो सकता है जो आपने स्टॉक्स को ऑलरेडी रखा हुआ है वो स्टॉक्स आगे आपके किसी यूज़ में ना आ पाए. तो इससे क्या होगा, आपके स्टॉक्स भी वेस्ट होगा और आपने जो फंड लगाए हुए थे उस पर वो भी वेस्ट हो गए. ठीक है, अब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक्स को कम मेंटेन किया हुआ है, उससे क्या होगा, आप जो डिमांड है उसको मीट आउट ही नहीं कर पाएंगे. प्लस अगर आपने प्रोडक्ट को या फिर अपने स्टॉक्स को अगर क्रेडिट पे लिया हुआ है तो आप उसको पे आउट भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. तो एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए जिसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि जो भी हमारी डिमांड है उसको भी हम मेंटेन कर सके, उसको भी फुलफिल कर सके, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उसको भी स्मूथली चला सके. ठीक है, जैसे हम मैनेजरियल फंक्शंस पढ़ते हैं तो मैनेजरियल फंक्शंस में आपके क्या क्या आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन. तो यही सारे प्रोसेस अगर हम इन्वेंट्री के कॉन्टेक्स्ट में करें कि इन्वेंट्री हमें कितनी ज़रूरत है उसके लिए प्लान करना, इन्वेंट्रीज को अपनी ऑर्गेनाइज करके रखना, कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की ज़रूरत है, किस लेवल पर ऑर्डर करने की ज़रूरत है उसको कंट्रोल करना, और कैसे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करके इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं. ये सारे प्रोसेस को अगर हम इन्वेंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझें, इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में समझें, तो ये ही आपका क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है. कि किस तरीके से इन्वेंट्री के लिए प्लानिंग करनी है, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमें कंट्रोल करना है, और जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बैठाना है. ठीक है, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर एम्प्लॉयड इन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम नंबर और द अमाउंट ऑफ एवरी इन्वेंट्री आइटम. तो एक ऑप्टिमम नंबर जो मेंटेन करने की बात कही जाती है वही आपका क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. क्योंकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही उनको अंडर यूटिलाइज रख सकते हैं. ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब इन्वेंट्री को मैनेज करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों किया जाता है. तो पहला पॉइंट है दैट इंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड
प्रोडक्शन। तो आपकी फर्म में इतनी इन्वेंटरी होनी चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्शन को स्मूथली रन कर सको और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो रॉ मटेरियल सप्लाई है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह चलती रहे, ठीक है। क्योंकि अगर इन्वेंट्री कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने जो प्रोडक्शन है उसको मीट आउट नहीं कर पाओगे। आप जब प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो आगे प्रोडक्ट कैसे सेल होगा। तो इतनी इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड तरीके से चलते रहे, कंटिन्यूअस रहे, ठीक है। नेक्स्ट है दैट मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इन पीरियड ऑफ शॉर्ट सप्लाई एंड एंटिसिपेट प्राइस चेंजेस, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो रॉ मटेरियल्स आप फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या बनाते हैं वो रॉ मटेरियल ही मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है या फिर उसकी जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो गई है। तो अगर प्रोडक्ट की जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में कम आएगा और कम आएगा तो वो ज़्यादा प्राइस पर सेल किया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इतना स्टॉक्स मेंटेन होने चाहिए ताकि अगर कभी मार्केट में रॉ मटेरियल की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो आप उसको ईजिली मेंटेन कर सको और ये प्राइस चेंजेस को ईजिली एंटिसिपेट कर पाओ। क्योंकि अगर आपका जो रॉ मटेरियल है मार्केट में अवेलेबल इतना नहीं है तो आपको रॉ मटेरियल जहाँ से भी मिलेगा तो वो ज़्यादा प्राइस पर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं एक ऑप्टिमम लेवल के स्टॉक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में मेंटेन करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन सफिशिएंट फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री फॉर स्मूथ सेल्स ऑपरेशन एंड एफिशिएंट कस्टमर सर्विस, ठीक है। आई होप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि आपके पास इतने फिनिश गुड्स होने चाहिए इन्वेंट्रीज ताकि आप अपनी सेल्स ऑपरेशन को ईजिली रन कर सको और कस्टमर्स को भी सर्विस प्रोवाइड कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द कैरिंग कॉस्ट एंड द टाइम। अब ये कैरिंग कॉस्ट क्या होती है ये आगे हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑब्वियस बात है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होना चाहिए, कस्टमर्स तक प्रोडक्ट जल्दी पहुंचना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कंट्रोल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एंड कीप इट एट एन ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मोटिव्स फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को होल्ड करने के मोटिव्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत है हमें इन्वेंट्री होल्ड करने की। तो 3 मोटिव्स की बात होती है। पहला होता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है प्रिकॉशनरी और तीसरा होता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर हम ट्रांजैक्शन मोटिव की तो ट्रांजैक्शन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, उनके जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के जो भी काम होते हैं बेसिकली उनको ही ट्रांजैक्शन किया कहा जाता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है जो उसके डे टू डे के ट्रांजैक्शंस हैं लाइक जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करना, ये उनके क्या हो गए डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो गए। तो इनको मीट आउट करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं इन्वेंट्रीज को होल्ड करके रखते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्शन को भी कंटिन्यूस बेसिस पे कर सकें और अपनी सेल ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएं। क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्ट्स होंगे, इन्वेंट्री होगी, तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे। जब प्रोडक्शन कर पाओगे तभी आप मार्केट में प्रोडक्ट को सेल भी कर पाओगे, कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल भी तभी कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक पहला रीजन क्या होता है इन्वेंट्री को होल्ड करने का, दैट इज आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। यहाँ पर तो ये वर्ड से क्लियर हो रहा है कि प्रिकॉशन लेके चलते हैं। प्रिकॉशन इज इन व्हाट, लाइक कभी आप देखते हैं कि स्ट्राइक्स हो जाती हैं, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, ठीक है। कभी हम देखते हैं कि जैसे आपका कोविड हुआ है ना, तो अगर जो आपके आसपास के लोकल वेंडर्स थे उनके पास अगर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होती, अगर वो स्टॉक करके नहीं रखते तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट्स उस टाइम पर नहीं मिल पाते, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं या अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस टाइम पर डिमांड को मीट आउट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्रीज को होल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है। सो फर्म कीप्स द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री टू मीट some unforeseen circumstances. This necessitates the holding of inventories for meeting the unpredictable changes in the demand and supplies of the material. ठीक है। अब जैसे जब कोविड-19 का पता चला कि ऐसा कुछ वायरस आ गया है तो आप लोग ने ये चीज़ देखी होगी कि मार्केट में एकदम से भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। जो आप सब भी लोग ने भी यही शायद आई होप किया ही होगा कि
प्रोडक्ट्स को अपने घर में स्टॉक करके रखना स्टार्ट कर दिए कि पता नहीं हमको फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने भी एक तरीके से क्या किया, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए भी हमने स्टॉक्स को मेंटेन कर लिया। हालांकि उस टाइम हमें इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकता है नहीं रही हो, लेकिन फिर भी किया गया, है ना। तो शॉपकीपर्स भी या फिर आपके जो वेंडर्स होते हैं या फिर फर्म्स हैं वो भी ये चीज़ करती हैं। ठीक, लास्ट है हमारा इसमें स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अब स्पेक्यूलेटिव का क्या मतलब होता है? स्पेक्यूलेशन मतलब कोई प्रिडिक्शन करना, हो सकता है फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएं या किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो जाएं। तो इससे क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इतनी इन्वेंट्री मैनेज करके चलते हैं, इतनी इन्वेंट्री होल्ड करके चलते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उसको ईजिली मीट आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले मैगी का, आई होप आप सभी लोग को पता होगा कि मैगी एक टाइम के लिए बैन कर दी गई थी। उसका रीज़न ये था कि जो लेड है उसका परसेंटेज मैगी में पाया गया था, है ना। तो एकदम से जो मैगी की जो मार्केट है वो डाउन हो गई थी और इसका फ़ायदा किसने उठा लिया था? येपी ने, क्योंकि येपी को पता चल गया था कि अभी मैगी कोई परचेज नहीं करने वाला है और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पेक्युलेटिव मोटिव रहा कहीं ना कहीं। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करके चले कि उनको पता था कि अब कोई भी पर्सन आपका मैगी परचेज नहीं करने वाला है, तो हमको ही सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे प्रोडक्शन को अपनी इंक्रीज़ करना है ताकि हम मार्केट में मैगी की जगह ले सके, उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के साथ आपकी कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं, कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होती हैं जब भी आप इन्वेंट्रीज का यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो 3 तरीके की कॉस्ट की बात करेंगे। पहली है आपकी मटेरियल कॉस्ट, दूसरी है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरी है हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसको कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? दीज इंक्लूड कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर टू परचेज रॉ मटेरियल एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो मटेरियल कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जब भी आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई भी रॉ मटेरियल अगर परचेज करना है तो उसको प्लेस करते टाइम जो कॉस्ट आपको इनकर हो रही है वो क्या कहलाती है? आपकी मटेरियल कॉस्ट। जैसे क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो किसी पर्सन करवाएंगे, उस पर्सन को आपको सैलरी भी देनी होगी। ठीक है, फिर आपका जो बिल्स हैं, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरीज, इन सब की भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की, सो दिस रिफर्स टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ द मटेरियल। अब जो मटेरियल आप ऑर्डर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है, दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये याद रखिएगा कि दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज पर ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, पर ऑर्डर कॉस्ट होती है। जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं। अब जब ऑर्डर किया जाता है जनरली तो वो लॉट में किया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे कोई 2 ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट क्वांटिटीज़ को सेटअप करते हैं। लाइक ये आपके बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अंदर क्या किया जाता है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट इनकर होती है वो पर ऑर्डर के हिसाब से होती है, ना कि पर क्वांटिटी। इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आपने कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट है। क्या मैटर करता है कि पर ऑर्डर कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो क्वांटिटी का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये याद रखिएगा। सो दिस कॉस्ट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। दिस इज सेम फॉर ऑल दी क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज के लिए सेम रहता है, इसको पर ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये क्या होती है? देखिए, आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद हम इन प्रोडक्ट्स को, ज़रूरी तो है नहीं कि हमने अपनी शॉप में सारे प्रोडक्ट्स को प्लेस कर देंगे। कुछ प्रोडक्ट्स को आप क्या करते हो? अपने गोडाउन या फिर अपने वेयर हाउस में भी रखते हो, है ना। अब जब हम इन प्रोडक्ट्स की प्लेसिंग करते हैं अपने गोडाउन या वेयर हाउस में, तो वो कुछ एक जगह ऑक्यूपाई करेगी, कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को रखोगे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करके रख रहे हो, है ना। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि उन क्वांटिटीज की ज़रूरत नहीं हो। अभी आपने ऑलरेडी अगर अपनी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स की प्लेसिंग की हुई है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जब ये प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे उसके बाद आप तब यहाँ पर प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दोगे, राइट। तो ये क्या होती है? होल्डिंग द इन्वेंट्री कॉस्ट।
ठीक है, आपने इन्वेंट्रीज को भी क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक, नाउ इट इज मेजर्ड इन पर यूनिट पर ईयर। ये कैसे मेजर की जाती है, पर यूनिट के हिसाब से, और ऑर्डर कॉस्ट आपकी पर ऑर्डर के हिसाब से होती है। ठीक है, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री फॉर अ ईयर। तो यहाँ पर हम यूनिट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक, तो इन्वेंट्री कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के अंदर आपकी कौन सी कॉस्ट आती है, जैसे आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है, ठीक है, फिर आपने प्रोडक्ट का अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है, अब आपने प्रोडक्ट्स अगर होल्ड करके रखा है तो हो सकता है प्रोडक्ट में कुछ आपके स्पॉइलेज हो जाए, प्रोडक्ट आपके कुछ खराब हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, ठीक है, प्रोडक्ट आपके ऑब्सोलीट हो रहे हैं, तो ये सब जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, ये क्या कहलाती है, आपकी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिनको भी अभी तक नहीं पता है कि पीडीएफ्स कहाँ पर मिलेंगी, कैसे हम इन पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, आप टेलीग्राम चैनल इग्नू स्क्वाड को ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ्स आपको सेशन की वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मुझे मिलते रहते हैं मैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? सो रीऑर्डर लेवल इज दैट स्टॉक लेवल ऑन रीचिंग द सेम द फर्म प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे मैम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने पढ़ाया नहीं, तो बिल्कुल पढ़ाऊंगी, आगे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि रीऑर्डर लेवल होता क्या है। ठीक है, अब इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपको एक बार में रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, मैक्सिमम लेवल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो वाई एक्सिस है यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक लेवल्स, और आपका जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर आपको दिया हुआ है टाइम। ठीक है, ये आपका कहलाता है मैक्सिमम लेवल। ओके, और जो आपका सेफ्टी स्टॉक है यहाँ पर आप इसको मिनिमम लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमको स्टॉक लेवल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि हम कुछ स्टॉक्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम इन द सेंस कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो स्टॉक्स को कंज्यूम करेंगे ही, राइट। तो जब आप स्टॉक्स को कंज्यूम कर रहे हो, इससे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो कम होते जाएंगे, है ना। अब जब हमारे स्टॉक्स कम होते जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने के बाद, इस पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, इसको वहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है कि तुरंत आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर मिलने में आपको कुछ टाइम लगेगा, है ना। तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उन्हीं को हम कंज्यूम करते जाते हैं। तो इनको ही हम कंज्यूम करते जाएंगे और आ जाएंगे इस पर्टिकुलर लेवल तक। ये लेवल क्या कहलाता है, आपका मिनिमम लेवल या फिर सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है, इससे नीचे आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इससे नीचे चले जाएं, आपके पास इतना लेवल ऑफ स्टॉक्स तो हमेशा मेंटेन होने चाहिए, ये लेवल आपका ये कहता है। ठीक, अब जब हम इस लेवल पर पहुंच गए, यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, आपने जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो ऑर्डर प्लेस किया था वो आपको यहाँ तक आते आते क्या होता है, रिसीव हो जाता है। ठीक, और जैसे ही हमको स्टॉक्स वापस मिल जाते हैं तो क्या होते हैं, हमारे जो स्टॉक लेवल है वो एकदम से राइज कर जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, जब स्टॉक्स हमारे मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन को बढ़ा लेते हैं, कंजम्पशन करते जाते हैं और फिर इस लेवल पर आते हैं जो आपका क्या कहलाता है, रीऑर्डर लेवल कहलाता है। यहाँ पर हम फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं और जो टाइम लगता है अभी ऑर्डर को आप तक रिसीव होने में, जब आपने ऑर्डर को प्लेस किया है वो जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, आपका लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, अगर आपने आज ऑर्डर किया है और आपको 7 डेज के बाद अगर कोई प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो वो 7 दिन का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन तक भी तो आपका कुछ कंजम्पशन चलता रहेगा, तो वो यहाँ तक चलता रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो आपको फिर से रिसीव हो जाएगा और फिर से आपके स्टॉक्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपका चलता जाता है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, वो लेवल
जहाँ पर आपके जो स्टॉक्स हैं वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है दैट द रीऑर्डर लेवल इज दैट स्टॉक लेवल ऑन रीचिंग द सेम द फर्म प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सो द रीऑर्डर लेवल लाइज बिटवीन द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली, रीऑर्डर लेवल आपका कहाँ पर पड़ता है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के मिडवे में ही आता है। ठीक, the reorder level ensures that there is enough quantity available during the lead time to meet the normal production requirements, and minimum stock level will meet the contingencies of either lead time reaching maximum or consumption during the lead time going to the maximum or both। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि लीड टाइम होता है जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है और जब तक आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा है, ये जो बीच का टाइम होता है ये आपका लीड टाइम कहलाता है। तब तक हमें क्या करना पड़ता है, अपनी इन्वेंट्रीज को, अपने स्टॉक्स को इस तरीके से मैनेज करके चलना होता है कि जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिल रहा है हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखें, उसका कंजम्पशन प्रॉपर से कर पाएं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक ABC लिमिटेड है जो कि फुटवेयर के एक रिटेलर है और वो हर दिन 500 यूनिट सेल करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी एक ब्रांड ले लेते हैं, आप कोई भी एक ब्रांड सोच लो जिसका भी आप फुटवेयर लेते हो, परचेज करते हो। तो कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो 500 यूनिट्स क्या करती है, डेली सेल करती है। ठीक है, और नाउ इट सप्लायर्स टेक्स अ वीक टू डिलीवर एनी ऑर्डर्ड यूनिट्स। अब उनका जो सप्लायर है वो एक हफ्ता लगाता है, जो भी अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है उसको देने में वो एक हफ्ता लगाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजर है उसको कितना ऑर्डर या कितनी यूनिट्स यहाँ पर मेंटेन करके रखनी चाहिए, एटलीस्ट 3500 यूनिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है उसको आने में 7 दिन लग जाएंगे। ठीक, सो द इन्वेंट्री मैनेजर शुड प्लेस एन ऑर्डर बिफोर द इन्वेंट्रीज ड्रॉप बिलो 3500 यूनिट्स। तो 3500 यूनिट से अगर कम जब भी ऑर्डर आपकी इन्वेंट्री जा रही है तभी हमको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है, क्योंकि एक हफ्ता लगेगा आपके ऑर्डर को मिलने में भी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया क्या होगा, आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। अगर कोई फिर प्रोडक्शन करना है, अगर आपके कंज्यूमर्स की डिमांड आ रही है तो आप क्या करोगे, उसको फुलफिल फिर नहीं कर पाओगे। तो इन्वेंट्री मैनेजर्स को ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा और यहाँ पर जो हमने ये ग्राफ डिस्कस किया इससे भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूलेज दिए हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल, जिसको मिनिमम लेवल भी कहते हैं। सो द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज द इन्वेंट्री हेल्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग ऑल द टाइम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज EOQ। तो आपका ऑर्डर साइज कुछ भी हो, आपको इतनी लेवल ऑफ इन्वेंट्री तो मेंटेन करके रखनी ही रखनी है। ठीक है, सो द फर्म कैरीज सेफ्टी स्टॉक लेवल टू मीट द कंटिजेंसीज ऑफ लीड टाइम going to the maximum and the consumption level also going to the maximum। अगर आपका लीड टाइम मान लेते हैं 7 दिन लग रहे हैं अगर कोई प्रोडक्ट को आपका ऑर्डर को मिलने में और आपका कंजम्पशन लेवल भी मैक्सिमम है, तब भी आपके पास इतने स्टॉक्स मेंटेन होने चाहिए कि आप अपनी डिमांड्स को मीट आउट कर सको। ठीक है, सो इट इज अ क्वेश्चन टू अवॉइड स्टॉक आउट सिचुएशन। इसको हम मिनिमम स्टॉक लेवल के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक, फॉर्मूला इसका भी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सो इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन बाय द फर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। उससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ही होगा और आपके फंड्स जो है अननेसेसरी ब्लॉक्ड रहेंगे। ठीक है, तो इस लेवल के आगे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सो द फर्म विथ कंजर्वेटिव अप्रोच विल मेंटेन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट द फर्म हैज नेसेसरी स्टोरेज स्पेस एंड फंड्स टू मेंटेन दिस लेवल। तो आप अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन कर रहे हो तो आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए, प्लस उतने फंड्स भी होने चाहिए जो आप इतना यहाँ पे स्टॉक्स को क्या करो, आप अरेंज कर पाओ। ठीक है, अब कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होती है, जहाँ पर जो आपका इन्वेंट्री मैनेजर होता है वो ये सोचता है कि ऐसी सिचुएशन हमें नहीं रखनी है कि स्टॉक आउट हो जाए, तो हम मैक्सिमम लेवल मेंटेन करके रखेंगे। भले हमारे थोड़े से फंड्स ब्लॉक्ड रहें वो चल जाएगा, बट स्टॉक आउट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये अप्रोच होती है आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे EOQ के बारे में, प्लस आपका सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर ये टॉपिक्स मैंने इसमें डिस्कस किए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप जितना आज हमने डिस्कस किया ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन वर्ड्स को याद रखिएगा कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या कहता है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में कई बार वर्ड्स कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सो मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको एकदम इजी लैंग्वेज समझा सकूँ, और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई भी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।